13 दिन एपिसोड 17। तुझे विश्वास नहीं होगा पर मैंने अभी अभी वो रो देखी। वो मुझ पर कूदी थी और इसलिए मैं चिल्लाया। व्हाट? फिर तो हमें पापा को तुरंत बताना चाहिए। इधर कनन घर पहुंच गया था। कनन बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं भी निकलने की सोच रहा था, कल सुबह मिलते हैं। नहीं शंकर चाचा, प्लीज़ आज रात यहीं रुक जाइए। क्या हुआ कनन बाबा? वो दस्तक वाले भूत के बारे में सुनना चाहते हैं क्या? उसके बारे में तो सुनना चाहता हूँ चाचा, पर अभी नहीं। मैं जिस कॉलेज टॉक पर गया था ना, वहाँ मुझे मिस्टर बैनर्जी मिले थे। उनसे मिलने के बाद से मुझ पर एक रूह हमला कर रही है और वो सिर्फ तभी हमला करती है जब मैं अकेला होता हूँ। ठीक है बाबा, मैं अपने घर पर फ़ोन करके बता देता हूँ कि आज रात यहीं रुकूंगा। शंकर चाचा कनन के लिए चाय और नाश्ता लेकर आते हैं। ये लीजिए कनन बाबा, गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। धन्यवाद चाचा, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इतने में कनन का फ़ोन बजता है। हेलो कनन, मैं शुभम बैनर्जी। जल्दी घर आ जाओ, कल रात निखिल ने भी उस रूह को देखा है। मुझे घर आते हुए बहुत देर हो गई थी, इसीलिए कल कॉल नहीं किया। ठीक है शुभम जी, मैं तुरंत आता हूँ। कनन शुभम बैनर्जी के घर पहुँचता है। सब पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके पहुँचते ही निखिल उसे पूरा वृत्तांत सुना देता है। शुभम जी, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि ये रूह आपको छोड़कर आपके आसपास के हर व्यक्ति को जान से मारना चाहती है। शुभम जी, ज़रा ठीक से याद कीजिए, क्या आपके जीवन में पहले कभी इस तरह का कुछ हो चुका है? शुभम बैनर्जी का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। कुछ हुआ था कनन, पर उसको करीब 26 साल हो गए हैं। इन दोनों कड़ियों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये मुझे नहीं पता। आप मुझे पूरी बात शुरुआत से बताइए। कनन के कहने पर शुभम बैनर्जी ने अपनी यादों के वो पृष्ठ खोले जिन्हें शायद वो दोबारा पढ़ना नहीं चाहते थे। करीब 26 साल पहले मेरी पहली जॉब गुजरात में आनंद ज़िले में लगी थी। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। डेयरी प्रोडक्ट की एक कंपनी के लिए मैं सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। अलग अलग दुकानों पर उस कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई बनी रहे, ये मेरा काम था। मेरे पापा मेरे पीछे पड़े थे कि कोई 2 BHK घर किराए पर ले लूं ताकि वो और मम्मी जी दोनों मेरे साथ आकर रह सके। पर उस समय सैलरी में से 2 BHK का किराया निकालना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी मैंने बहुत ढूंढा और मेरे बजट में मुझे एक घर मिल गया। घर फर्स्ट फ्लोर पर था, नीचे ग्राउंड फ्लोर लॉक था। क्यों लॉक था मुझे कभी पता नहीं चला। हाँ, फर्स्ट फ्लोर वाले घर पर एक कनेक्टेड टेरेस भी थी। घर के मकान मालिक ने मुझे बताया था कि वो घर करीब 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, पर मैंने वो घर ले लिया। आखिर छत के साथ इतना बड़ा घर इतने कम बजट में मिलना मुमकिन नहीं था। मकान मालिक ने जब घर की चाबी दी तब उन्होंने पूरे 2 महीने का किराया पगड़ी के तौर पर पहले ही ले लिया था। पर जैसे ही मैं घर में घुसा, ओह, घर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और कुछ ज़्यादा ही पुराने ज़माने का है। घर पर एक भी ट्यूबलाइट नहीं है, सिर्फ वायर से लटकते बल्ब और घर की छप्पर भी बांस की बनी हुई है। पर कोई बात नहीं, इसे तो साफ कर लूँगा। रात को जब मैं सो रहा था, अचानक एक आवाज़ आई और मेरी नींद खुली। ये कैसी आवाज़ है? मैं उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा है मानो छत पर कोई तेजी से दौड़ रहा हो। मैं बहुत घबरा गया था कि इस वक्त रात को छत पे कौन दौड़ रहा होगा। कहीं चोर, गुंडा या ड्रग वाला तो नहीं? क्या करूं? तभी मेरा ध्यान मेरी घड़ी पर गया। रात के 12 बज रहे थे और इतने में ऐसा लगा जैसे मानो जो भी कोई मेरे छत पर दौड़ रहा था वो जोर से मेरे घर के दरवाजे से टकराया। हे भगवान! मैं पसीने से पूरी तरह भीग गया था। क्या इस भिड़ंत के कारण मेरे घर का दरवाजा खुल जाएगा और जो भी छत पे है क्या वो मेरे घर में घुस जाएगा? मैं पूरे ध्यान से दरवाजे की ओर देख रहा था। काफी देर तक घूरता रहा पर कुछ नहीं हुआ। सब शांत हो चुका था। उस रात मैं सही से सो नहीं पाया। शुभम बैनर्जी की कहानी को निखिल की आवाज ने बीच में ही रोक दिया। पापा, कल जो मैंने रूह देखी थी वो भी इसी तरह बाथरूम के अंदर वाले कपबोर्ड से ठकठका रही थी। ओह गॉड, तो ये दोनों ही कहानियाँ जुड़ी होंगी। शुभम जी, आप आगे बताएं, फिर क्या हुआ? अगली सुबह मैं दफ्तर गया। वहाँ मेरा एक खास मित्र था मनोज। उसको मैंने रात की घटना बताई तो उसने मेरी बात मजाक में ही उड़ा दी। पर फिर भी मैंने उसे काफी मनाया और अंत में वो उस रात मेरे घर पर मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गया। यार शुभम, नए शहर में नए घर में रह रहे हो, ये नॉर्मल है। इसे एंग्जाइटी बोलते हैं। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो आज रात मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊँगा।
रात को ऑफिस से काम खत्म करके खाना पैक कराते हुए हम दोनों घर पहुंचे। पहुंचते ही साथ मनोज थोड़ा परेशान सा दिखने लगा। क्या हुआ मनोज भाई, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यार शुभम, तेरा घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा मतलब? घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी लगती है, नकारात्मक शक्ति, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। हो सकता है ये भूख के कारण हो रहा हो। ये लो खाना खाओ, बेहतर महसूस होगा। खाना खाकर हम दोनों ने सोने की तैयारी कर ली। उसके लिए मैंने बिस्तर सेट कर दिया था और मेरे लिए मैंने जमीन पे ही चादर बिछा ली थी। करीब रात के 12 बज रहे होंगे जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे घर से लगी छत पर दौड़ रहा है। मैं उठ बैठा तो देखा कि मनोज भी जगा हुआ ही है। मनोज, क्या तुम्हें आवाज़ सुनाई दी? आवाज़? किस तरह की आवाज़? मानो कोई छत पर दौड़ रहा हो। अरे नहीं यार शुभम, तू कुछ सपना देख रहा होगा, सो जा। पर मैं सोता कैसे? मुझे तो आवाज़ अब तक सुनाई दे रही थी। तब मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देती हो, मेरे आसपास के लोगों को नहीं। पर मनोज साथ में था तो कम से कम डर नहीं लग रहा था। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद लगी। पर जब सुबह आँख खुली तो देखा कि यार शुभम, मुझे रात भर नींद नहीं आई, बस करवटें बदल रहा था। तुझे इतनी अच्छी नींद लगी थी कि डिस्टर्ब करने की इच्छा भी नहीं हुई। खैर चलो, ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलते हैं, वरना देर हो जाएगी। पर सॉरी भाई, आज रात तेरे यहाँ सोने नहीं आ पाऊंगा। शायद मुझे अपने घर पर ही सही नींद लगती है। उस रात के लिए मैंने एक अलग मित्र से बात की। मिहिर नाम था उसका। नागपुर से वह कुछ काम से 2 हफ्तों के लिए आया हुआ था। मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए कहा। वो मेरे साथ रहने लगा और वही सिलसिला चलता रहा। रात को मुझे छत पे किसी के दौड़ने की आवाज आती, पर मिहिर को कुछ भी नहीं सुनाई देता। हाँ, एक बात थी, उसको घर में नींद भी नहीं लगती थी। 2 दिन जैसे तैसे उसने मेरे साथ बिताए, पर फिर तीसरे दिन यार शुभम, यहाँ कुछ ठीक से नींद नहीं लगती है। मैं आज जाकर कुछ और रहने का बंदोबस्त देखता हूँ, पर अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो वापस तेरे पास ही आ जाऊंगा। ओके। मिहिर घर से निकला और कोई होटल देखने गया था। रूम का रेंट शायद ज्यादा था, पर फिर भी वो एक रात होटल में गुजारना चाह रहा था। होटल के स्टाफ से मुझे पता लगा कि जब वो रूम में उसका सामान छोड़कर वापस आए तब उन्हें उसकी चीख सुनाई दी और जब तक वो उसके रूम पर पहुंचे वो मर चुका था। इस घटना के बाद मैंने अपने घर पर अपनी माँ को पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने ताई जी को बताया। ताई जी एक बाबा से मिली। ताई जी ने मुझसे पूछा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास एक कपिल देव की साइन की हुई क्रिकेट बैट है, वो मुझे सबसे प्रिय है। ताई जी ने मुझे एक मंत्र बताया और एक धागा दिया और कहा कि वह मंत्र कहते हुए मैं उस बैट से ये धागा बांधूं और फिर तुरंत घर खाली करके निकल आऊं। उन्होंने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। उस दिन के बाद मुझे कभी किसी शक्ति के आसपास होने का एहसास नहीं हुआ। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं कि यह घटना मेरी बीवी को सता रही रूह से किसी तरह जुड़ी हुई होगी।